आ गए हो लाइव? बच्चों लाइव आ गए हो तो एक बार ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बता दो यार। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्लड। देखो हमारा चैप्टर चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र चल रहा था। और सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने कहा था हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ने हैं ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करवाते हैं, जो हमारे बॉडी में परिसंचरण का काम करवाते हैं, जिसमें से हमें 4 यहाँ पे पढ़ने थे। ह्यूमन ब्लड, अपना खून। दूसरा हमें पढ़ना था ह्यूमन हार्ट, जिस मानव हृदय। और तीसरा हमें पढ़ना था बेटा यहाँ पर ब्लड वेसल्स, जिसको हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं। और 4 नंबर पे हमें पढ़ना था लिम्फ के बारे में। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया ह्यूमन ब्लड। और लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ब्लड क्या होता है, कितना होना चाहिए, ब्लड के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। ये सारा आपने पढ़ा था। अब आ जाइए अपनी सब क्लास, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। ठीक है मैम, हीमोग्लोबिन का कंफ्यूजन है, कैसा कंफ्यूजन है बेटा पूछो। चलिए, हाँ सबके कमेंट्स आ रहे हैं। मैम आपने कहा था संडे तक नोट्स नहीं अपलोड हुए। हाँ जी, हिंदी इंग्लिश मीडियम में अपडेटेड नोट्स नहीं अपलोड हुए हैं। अब ये टेक्निकल टीम की गलती है, आज मैं उनकी क्लास लगाने वाली हूँ। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आ जाइए बेटा। हम ह्यूमन ब्लड में क्या क्या बात पढ़ चुके थे कि ह्यूमन ब्लड को हम कैसा टिश्यू कहते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब जो चीजें बची हैं वो आ जाए। सुनिए बेटा, क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन ब्लड जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं। अब बेटा ब्लड को मेजर करना यानी कि ब्लड के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं उनको मेजर करना। अरे भाई खून का मतलब क्या है? खून के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, घटक हैं, उनको क्या कहते हैं हम? उन्हीं को हम ब्लड को मेजर करना कहते हैं। आप लोगों को कभी कभी ब्लड निकालते हैं, आप करवाते हो CBC, काउंट ब्लड सेल्स, और फिर उस रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है इतनी RBC है, इतनी होनी चाहिए, इतना प्लाज्मा इतना होना चाहिए, इतना सीरम में इतना होना चाहिए, है ना। अगर इससे कम है तो आपको बीमारी है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए तब भी बीमारी हो जाती है। तो वो डॉक्टर्स किस इंस्ट्रूमेंट को काम में लेते हैं? तो आप लिखिए ब्लड इज मेजर्ड बाय हीमोसाइटोमीटर। ब्लड हीमोसाइटोमीटर इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है बेटा। जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड को या ब्लड की सेल्स को मेजर करते हैं उसको हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि खून को किस यंत्र से मापा जाता है, या खून की कोशिकाएं यानी कि ब्लड की सेल्स को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, बात बराबर है बेटा। ठीक है, बात बराबर है क्या कि हीमोसाइटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ब्लड सेल्स को या ब्लड कंपोनेंट्स को या खून के घटकों को हम मापते हैं, उस यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, पहले मैं आपको लिख दूं फिर आपको समझाऊंगी। बेटा जो ब्लड है इसको कहा जाता है मीजोडर्मल ऑर्गन। लिखिए ब्लड इज मीजोडर्मल ऑर्गन। हिंदी में लिखोगे रक्त एक मीजोडर्मल अंग है। रक्त को कैसा ऑर्गन मानते हैं हम? मीजोडर्मल ऑर्गन मानते हैं। मैम अब ये मीजोडर्मल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? आइए जरा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे साइड में चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, चाहे मैं बोर्ड की किसी भी डायरेक्शन में लिखूंगी वही चीज जो आपके काम आएंगी। सुनिए जरा, क्या मैं गुरप्रीत आपका क्या रिप्लाई करूं बेटा, क्या लिख रहे हो आप? सुनिए जरा, क्या जब कोई भी इंसान बनना शुरू होता है, इंसान छोड़ो कोई भी लिविंग बॉडी, कोई सजीव का शरीर बनना शुरू होता है ना, तो उसमें सबसे पहले 3 लेयर बनती हैं ऐसे बेटा। ठीक है, कुछ कुछ में 2 लेयर भी बनती हैं, लेकिन आपको हमारे बारे में बताऊं तो हम लोगों में 3 लेयर बनती है। क्योंकि हम लोग कैसे एनिमल्स हैं? हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बेटा त्रिस्तरीय, 3 स्तर वाले। ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर के अंदर कितनी लेयर बनती हैं? पहले 3 लेयर बनती हैं, 3 परत बनती हैं। उन जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो जब हमारा
हम लोगों के ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, अंग बनते हैं। अंगों से पहले 3 लेयर बनती हैं बेटा। तो ये 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म लेयर। क्या कहते हैं बच्चों? एक्टोडर्म लेयर। कौन सी है ये? सबसे आउटर है। आउटर का मतलब होता है बाहरी, ठीक है। फिर जो बीच में लेयर होती है इसको कहते हैं मीजोडर्म लेयर। बहुत ध्यान से समझ लेना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। मीजोडर्म परत, ये कौन सी है? बीच वाली, सेंटर वाली बेटा, ठीक है, मिडल लेयर। और जो सबसे अंदर लेयर है उसको बोलते हैं एंडोडर्म लेयर। उसे क्या कहते हैं? एंडोडर्म। तो 3 लेयर बन गई। सबसे आउटर कौन सी है, इनर कौन सी है, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। अंदर वाली ये है। अब बच्चों आगे चलकर इन्हीं लेयर से ऑर्गन्स, अंग बनना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे ऑर्गन्स जिनकी उत्पत्ति इस लेयर से हुई है, एक्टोडर्म से, उनको एक्टोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। और ये हमारे बॉडी की आउटर लाइनिंग बनाता है। आउटर लाइनिंग बोले तो क्या है ये? सबसे आउटर क्या है? ये आपकी स्किन है बेटा। तो स्किन किस टाइप की लेयर से बना हुआ है? एक्टोडर्म लेयर से। आउटर लाइनिंग हमारे शरीर की बाहरी परत, जिसको आप त्वचा कहते हो, स्किन कहते हो, वो कैसा ऑर्गन है? इट इज ए एक्टोडर्मल ऑर्गन। अब बात आती है मीजोडर्म लेयर से जो ऑर्गन्स की उत्पत्ति होगी उनको मीजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। उनको मीजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड, खून यहां से बनता है बेटा। जैसे हार्ट, हमारा जो हृदय होता है ना, वो भी यहीं से बनता है। जैसे हार्ट के अंदर मांसपेशी होती है, उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, उनको हम हृदय की मांसपेशी कहते हैं। तो ये कहां से बने? मीजोडर्म से। क्योंकि खून और हार्ट मीजोडर्म परत से बने हुए होते हैं, इसलिए हम ब्लड और हार्ट को मीजोडर्मल ऑर्गन्स कहते हैं। इसीलिए लिखा ब्लड इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। इसका मतलब खून की उत्पत्ति किस परत से हुई है? बीच वाली से, जिसको मीजोडर्म कहते हैं। बेटा जो एंडोडर्म होती है, इससे बने हैं जैसे आपका लीवर, लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। इसी से बने आपके लंग्स, जिसको आप फेफड़े कहते हो। इसी से बना आपका किडनी, ठीक है, जिसको आप गुर्दा कहते हो। इसी से बना आपका ब्रेन, जिसको आप दिमाग या मस्तिष्क कहते हो। इसी से बनी आपके गले में ग्रंथि होती है, जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हो, थायराइड ग्लैंड कहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एग्जाम में आ जाए थायराइड ग्लैंड कैसा अंग है, आप क्या बताओगे? इट इज एंडोडर्मल ऑर्गन, ठीक है। हिंदी में पीडीएफ अपलोड हो जाएगी बेटा, मैंने भेज दी है, आज करवा दूंगी मैं, ठीक है। तो लीवर कैसा है? एंडोडर्मल। लंग्स कैसे हैं? एंडोडर्मल। किडनी कैसे हैं? एंडोडर्मल। ब्रेन कैसा है? एंडोडर्मल। थायराइड ग्रंथि कैसी है? एंडोडर्मल। जबकि ब्लड और हार्ट कैसे ऑर्गन है? मीजोडर्मल ऑर्गन है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहां से डिलीट कर रही हूं। आप लोग क्या करना, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना बेटा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने कहा ब्लड कैसा ऑर्गन है? ब्लड मीजोडर्मल ऑर्गन है। इसका मतलब इसकी उत्पत्ति, खून कहां से बना है? मीजोडर्म परत से बना है। और मीजोडर्म कौन सी होती है? मिडल लेयर होती है बेटा, बीच वाली परत होती है। समझा मैंने दिया, एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए हैं, नोट्स में भी लिखा होगा और आप खुद बना सकते हो नोट्स, ठीक है। ब्लड कैसा टिश्यू था? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा ऑर्गन की कैटेगरी में आएगा? मीजोडर्मल की कैटेगरी में। खून कितना होता है? कुल वजन का 7%। आ जाओ, खून का पीएच कितना होता है? भाई ब्लड का पीएच का मान होता है 7.4। इसका मतलब क्या है? आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एक स्केल होता है जिसको पीएच स्केल कहते हैं। उस पे वैल्यू रहती है 0 to 7 एंड 7 to 14। कोई भी सॉल्यूशन में पीएच स्केल डालते हो, जब यहां पे वैल्यू आती है तो उसको बोलते हैं एसिडिक नेचर, उसको अम्लीय प्रकृति कहते हैं। जब वैल्यू आती है 7 to 14 के बीच में, तो बेटा आप क्या बताओगे? उसको कहते हैं बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति। तो जो खून होता है उसका पीएच का मान 7.4 है। 7 से ऊपर है तो कैसा है बेटा? बेसिक है। क्या है? बेसिक है,
क्षारीय है। कभी कभी क्वेश्चंस मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है बेसिक प्लस एल्केलाइन नेचर। एल्केलाइन को हिंदी में भस्मीय कहते हैं। तो हमारा खून क्षारीय और भस्मीय प्रकृति का होता है। बेटा खून की एक बूंद लेना, एक कटोरी पानी में डालना, खून उस पानी के अंदर घुल जाता है। तो ऐसा कोई भी बेसिक चीज, बेसिक नेचर वाली चीज जो पानी के अंदर घुल जाती है उसको एल्कलाइन कहते हैं, उसको भस्मीय प्रकृति का कहते हैं। तो हमारा जो खून है वो क्या है, वो बेसिक और एल्कलाइन नेचर का होता है, वो क्षारीय और भस्मीय प्रकृति का होता है। ब्लड का पीएच 7.4 का मतलब है 7.4, ना इससे कम होना चाहिए पीएच। आप खुद सोचिए अगर इससे कम पीएच हो गए तो खून में कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर शुरू हो जाएगा, खून खराब हो जाएगा। और ना ही ज्यादा बेसिक मीडियम होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपके खून का पीएच का मान 7.4 है, तो इसको रेगुलेट कौन करता है? बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, खून के पीएच का मान 7.4 मतलब 7.4 ही होता है, और इसे कौन रेगुलेट करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय प्लाज्मा। लिख दो। अब ये प्लाज्मा क्या होता है आगे आ जाएगा। इट इज रेगुलेटेड बाय प्लाज्मा। ये प्लाज्मा संतुलन बना के रखता है किसका? पीएच के मान का। लिख दो, खून में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा खून के पीएच के मान को संतुलित करके रखता है, पीएच के मान को कंट्रोल करता है या संतुलित करके रखता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, राइट। खून के पीएच का मान ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए 7.4 से, अदरवाइज खून में बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है बेटा, आप बताओगे प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा क्या होता है अभी आ जाएगा आगे की क्लास में। चलो अगला पॉइंट, पीएच पता लग गया। ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? हमारे खून का जो तापमान है, अब खून कहाँ होता है बेटा? आप बताओगे खून हमारे बॉडी के अंदर होता है, तो खून का लगभग जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना आपको याद रखना है, 38 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये ब्लड का टेम्परेचर हो गया, ये ब्लड का पीएच हो गया। खून कितना होना चाहिए वो लास्ट क्लास में बता के गई थी। लड़कियों में लड़कों के मुकाबले में खून कम होता है। खून आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, किसकी वजह से लाल होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून लाल होता है बेटा, ठीक है। हीमोग्लोबिन में हिम आयरन कंपाउंड होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। अब जरा नोट डाल के दो चीजें लिख लो। क्या? नोट डाल के दो चीज लिखो। कॉकरोच लड़कियों का दोस्त है ना, राइट। सुनो, कॉकरोच जिसको तिलचट्टा कहते हो, कभी मारना नहीं, लेकिन कभी मरा हुआ कॉकरोच दिखे तो एक्सपेरिमेंट कर लेना। कॉकरोच का जो खून होता है वो बेटा कैसा होता है? कॉकरोच के खून का रंग सफेद होता है बेटा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, कॉकरोच का खून सफेद रंग का होता है। क्वेश्चन ये है सफेद क्यों? जैसे हमारा खून लाल है, और लाल किसने बनाया? हीमोग्लोबिन ने बनाया। वैसे कॉकरोच के खून का सफेद रंग हीमोलिम्फ की वजह से होता है बेटा। हीमोलिम्फ एक पिगमेंट है जो किसके खून में पाया जाता है? आप बताओगे वो कॉकरोच के खून में, और एक कैसा कलर देता है? ये सफेद रंग देता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कॉकरोच के खून का सफेद रंग किस पिगमेंट की वजह से है? आंसर ये, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हीमोलिम्फ किसके खून को सफेद रंग देता है? कॉकरोच, कॉकरोच। ठीक है, ऐसे ही बेटा एक होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जिसको भूतिया मछली कहते हैं, ऑक्टोपस जो होता है उसका खून जो होता है वो नीला होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। ब्लू मतलब नीला। अब नीले कलर के लिए भी क्या होगा? कोई ना कोई पिगमेंट होगा। तो कॉकरोच के खून के अंदर हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है, हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है। लिख दो हीमोसाइनिन। और इसकी वजह से
ऑक्टोपस का जो खून होता है वो कैसा होता है, नीले रंग का होता है। तो बेटा या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा एग्जामिनर या ऐसे पूछेगा, किसका खून नीला होता है, क्यों होता है, किसका खून सफेद होता है, क्यों होता है। बाकी गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर गिलहरी हम लोग सब होते हैं ना, हमारा खून लाल होता है क्योंकि हमारे खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हमारे खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो से हमारे खून में आयरन है तो आयरन ने लाल कलर दे दिया हमारे खून को, ऐसे ऑक्टोपस में ये साइनिन का मतलब होता है कोबाल्ट। निकिता कॉपर नहीं कोबाल्ट बेटा, ठीक है, कोबाल्ट। इस कोबाल्ट धातु से कैसा कलर आ रहा है, नीला आ रहा है बेटा। इसलिए क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऑक्टोपस के खून में कौन सी धातु कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, कोबाल्ट मिनरल। मेटल धातु है लेकिन खनिज तत्व के रूप में, मेटल है लेकिन किसके रूप में, मिनरल्स के रूप में, राइट। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। हम लोगों में हीमोग्लोबिन, आइए लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, हमारा जो ब्लड होता है ना, हमारे बॉडी में जो खून है वो दो प्रकार का है बेटा। हमारे शरीर में जो खून है वो दो प्रकार का। अरे मैम खून दो प्रकार का होता है, हाँ मैंने ये कहा था हम सबका खून एक जैसा है, लेकिन हम सबके बॉडी में जो खून है वो दो प्रकार का होता है। कैसे, बहुत ध्यान से सुनना। एक ब्लड होता है हमारे खून में जिसको हम प्योर ब्लड कहते हैं, जिसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं, प्योर ब्लड कहते हैं, प्योर है। और जो दूसरा ब्लड होता है उसको हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड, प्योर या इम्प्योर ब्लड, हिंदी में कहते हैं अशुद्ध रक्त। अब इनका क्या मतलब होता है, कुछ बातें जान ले। देखो बेटा, प्योर ब्लड को ही दूसरा नाम देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाम से क्लियर है, जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, ऑक्सीजन क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और CO2 कम हो। ऑक्सीजन ज्यादा CO2 कम, और आप जानते हैं ऑक्सीजन आयरन मिलते हैं, कैसा कलर, लोहे पे जंग लगता है तो कैसा, लाल भूरा रंग। तो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन और आयरन की वजह से हमारा खून लाल दिखेगा। तो ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा है वो क्या है बेटा, वो रेड कलर का है, वो लाल रंग का है, वो ज्यादा ही लाल दिखेगा, गाढ़ा लाल, ठीक है। और बेटा उसी को आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड कहते हो। अब दूसरा ऐसा खून होता है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, जिसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर CO2 ज्यादा, ऐसा खून जिसके अंदर CO2 ज्यादा हो और ऑक्सीजन क्या हो, कम, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। प्यारे बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें CO2 ज्यादा, और वो खून या तो आपको दिखेगा कैसा, डार्क ब्लू कलर का, और अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो गया ना तो बेटा वो ब्लैक कलर का, बहुत ज्यादा CO2 हो गया तो काले रंग का भी दिख सकता है, वो डार्क ब्लू हल्का सा ब्लैकिश नहीं लगने लग जाता है। अब वो मैम नीले रंग का खून है, हाँ भगवान ना करे आपको कभी देखनी पड़े, लेकिन कभी आपने डेड बॉडी देखी है, डेड बॉडी का मतलब मर गया, मरने का मतलब उसके बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया, खून में CO2 ज्यादा होगी, भाई मरने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन नहीं है CO2 है बॉडी में। तो उस इंसान के नाखून नीले पड़ जाते हैं, होंठ नीले पड़ जाते हैं, है ना। अगर 4-5 दिन तक अगर बॉडी को, डेड बॉडी को प्रिजर्व नहीं किया, आइस वाइस या लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह में नहीं रखा या फॉर्मेलिन वगैरह नहीं डाला उसके ऊपर, तो बेटा वो डेड बॉडी काली पड़ जाती है ना। क्यों, क्योंकि आप ये बताओगे क्योंकि उस बॉडी में CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऐसा खून जिसके अंदर CO2 ज्यादा होता है वो डार्क ब्लू, गहरे नीले रंग का, और अगर बहुत ज्यादा CO2 पड़ा है, इम्प्योर ब्लड पड़ा है, तो बेटा वो फिर ब्लैकिश कलर का खून दिखने लग जाता है। इसलिए डेड बॉडी नीली या काली पड़ जाती है कुछ दिनों में, ठीक है। चलिए, तो हमारे बॉडी में दो तरीके का खून है। अब आप कहोगे मैम ये इम्प्योर ब्लड खराब है, अरे खराब नहीं है भैया, खून तो खून है, चाहे उसमें ऑक्सीजन हो चाहे उसमें CO2 हो, तो खून है उसमें CO2 है, ठीक है भैया। हमें भगवान ने 2 फेफड़े दिए हैं,
सब में 2 फेफड़े हैं इसलिए क्लास देख पा रहे हो, नहीं होते फेफड़े तो भैया पता नहीं किसके कैसे जन्म, किसको नरक मिला हुआ होता, किसी को है ना हेवन मिला हुआ होता, किसी को हेल मिला हुआ होता। तो सबके फेफड़े इसलिए हम जिंदा है। तो फेफड़ों का काम ही क्या होता है? फेफड़ों का काम ही होता है हमारे खून में से CO2 को बाहर करवाना, ऑक्सीजन अंदर करना। तो डरने की बात नहीं है। हमारे खून में इम्प्योर का मतलब ये नहीं खराब है बाहर फेंक दो। कभी देखा है आज तो मैं अपना गंदा खून बाहर निकाल रहा हूं, ऐसा थोड़ी होता है। खराब का मतलब है यहाँ पे जिसके अंदर CO2 ज्यादा है। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा 2 टाइप का खून होता है, प्योर और इम्प्योर। ये आगे पूरा काम आएगा कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहां तक की क्लास में हमने पढ़ लिया ब्लड क्या होता है, कैसा टिश्यू है, कैसा ऑर्गन, कैसा अंग, किस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड को मेजर करते हैं, खून का लाल रंग किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन क्या होता है, किसका खून सफेद होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, खून का पीएच, खून का टेम्परेचर सब पढ़ा दिया। अब बात आती है हमारे खून में है क्या मैम, ह्यूमन ब्लड में है क्या? तो लिखो हमारे रक्त में, हमारे रुधिर में है क्या बेटा? रक्त किसका बना हुआ है, या रुधिर या खून किसका बना हुआ है? खून के अंदर होता क्या है? बस यहां से आपके ब्लड कंपोनेंट शुरू हो गए बेटा। खून के घटक क्या क्या है, खून के अंदर क्या क्या है? तो खून में 2 चीजें होती हैं। पहला है खून का लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट को बोलते हैं हम तरल भाग। हमारा खून लिक्विड होता है ना। अरे अगर आपने खून को निकाल दिया, 2 बूंद को फर्श पे डाल दिया तो फैल जाता है, क्योंकि खून कौन सी स्टेट में होता है, खून कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड, तरल अवस्था में होता है। ठीक है। दूसरा होता है ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं ब्लड का सॉलिड पार्ट। सॉलिड है बेटा, ठोस अवस्था में है। लेकिन ठोस है किसके रूप में? सेल्स के रूप में। तो हम क्या बोलेंगे? हमारे खून में दूसरी तरफ होती हैं रक्त कोशिकाएं। ब्लड में सेल्स होती हैं बेटा, जिनको हम ब्लड सेल्स कहते हैं, जिनको हम रक्त कोशिकाएं कहते हैं। पहला पॉइंट, हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट 55% में होता है। हमारे ब्लड की सेल्स 45% में होती हैं। सुन ली मेरी बात ध्यान से? हाँ जी मैम। ब्लड के लिक्विड पार्ट को आप प्यार से प्लाज्मा कहते हो। अरे मैम जब कोरोना आया था, है ना, कोविड-19 चला था, तो हम सबने प्लाज्मा नाम सुना था। हम सबने लोगों के स्टेटस पे लिखा हुआ देखा था, नीड ए प्लाज्मा डोनर, नीड ए प्लाज्मा डोनर। एक प्लाज्मा डोनर की जरूरत है ना? क्यों? उस समय भारत का सबसे पहला प्लाज्मा डोनर बैंक भी बनाया गया था दिल्ली के अंदर। प्लाज्मा से जान बचा रहे थे। कैसे? आपको समझ में आएगी सारी बातें, राइट। सुनिए जरा, हमारे ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। इसका मतलब प्लाज्मा किसमें है? खून के अंदर जो लिक्विडिटी है, खून की जो तरल अवस्था है, वो किसकी वजह से? वो प्लाज्मा की वजह से है बेटा। और प्लाज्मा कितने परसेंट में होता है? 55% में। और खून के अंदर 45% में क्या होती हैं? ब्लड सेल्स होती हैं। अब ये जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं खून में? नंबर 1 पे आरबीसी, फुल फॉर्म लिख दो, रेड ब्लड कैप्सल्स या रेड ब्लड सेल्स। नंबर 1 पे आती हैं लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल है भैया दिखने में, नाम से क्लियर है, लिख दो लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, रेड कलर में है। दूसरी लिखो WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? व्हाइट ब्लड सेल्स। हिंदी में लिखो सफेद रक्त कोशिकाएं। भाई सफेद होंगी दिखने में, ठीक है, सफेद रक्त कोशिकाएं। हाँ जी मैम। और तीसरी लिखो ब्लड प्लेटलेट्स। अरे आजकल, कल ही मेरे हस्बैंड कल ही मेरे हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड है, उनको बहुत खतरनाक डेंगू हो गया था। तो हमारे घर के पास वो एडमिट थे मियोन हॉस्पिटल में, मियोन या मियोम करके कुछ हॉस्पिटल। तो वो जनरली मिलने गए थे उनसे कि यार मिल आता हूं मैं, मतलब उसको डेंगू हो रखा है बहुत तेज। मिलने गए भाई साहब, और 1 घंटा हो गया, मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ हो? तो भाई क्यों नहीं, कह रहा यार इसमें ना प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई थी, मैंने इसको प्लेटलेट्स दे दी। तो कल ही मेरे हस्बैंड उसको प्लेटलेट्स दे के आए थे, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है और डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, इसीलिए वो
प्लेटलेट्स दे के आए थे। ठीक है, तो तीसरे टाइप की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। नंबर 3 पे आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु, वो बिंबाणु जो किसमें है? रक्त में है, खून में है। ठीक है, अब जरा सुनो मेरी बात को। आरबीसी 99% में होती हैं। अरे हमारे खून में 3 टाइप की सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड आप बताओगे प्लेटलेट्स। तो इसमें 99% में आरबीसी है और बाकी का 1% मिलके ये बना रही है। इसका मतलब एक तो बात आपको समझ में आ गई, हमारा खून किस कलर का है? लाल कलर का है। क्यों है? क्योंकि खून में 99% में तो आरबीसी है ना। खून में 99% क्या है? आरबीसी ही है, राइट। चलिए, तो हमारे खून में बेसिकली 4 चीज है। पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी और चौथा ब्लड प्लेटलेट्स। इसका मतलब हमें पढ़ने भी तो ये 4 हैं, एक एक करके चारों पढ़ेंगे। क्या होता है प्लाज्मा, क्या होती है आरबीसी, क्या होती है डब्ल्यूबीसी, क्या होती है ब्लड प्लेटलेट्स, क्या होती है, कितनी होती है, क्या काम करती हैं बेटा? मैंने कहा ना, आप करवाते हो सीबीसी, काउंट ब्लड सेल्स। खून के अंदर ब्लड सेल्स को काउंट करना, आप में कम है, ज्यादा है, कितनी है। तो बेटा उसी जब सीबीसी की रिपोर्ट आती है उसमें यही तो लिखा हुआ होता है प्लाज्मा कितना है ना। ऐसे ही आरबीसी कितनी है आप में, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है, सीबीसी रिपोर्ट में यही आता है बेटा। चलें आगे, आइए अब एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो लिख दो 1 नंबर पे प्लाज्मा। नंबर 1 पे लिख दो प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? चलिए दिखाएंगे आपको प्लाज्मा क्या होता है, सारी बातें करेंगे प्लाज्मा से। लिखिए प्लाज्मा होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख दो, प्लाज्मा हमारे खून में 55% में होता है। लिख दिया मैं। दूसरा लिख दो, यह लिक्विड पार्ट है। लिक्विड का मतलब क्या है बेटा? यह तरल भाग है और इसी की वजह से ही हमारा जो खून है वो उसमें लिक्विडिटी होती है। यह हमारे खून का तरल भाग होता है। बात आती है प्लाज्मा किस कलर का होता है? लाइट येलो या पेल येलो कलर का, हल्के पीले रंग का प्लाज्मा होता है बेटा। हल्का पीला प्लाज्मा होता है, लिख दो हल्का पीला। अब आपको याद है मैंने कहा था हमारे बॉडी में कहीं पर भी कलर की बात होगी, हमारे बॉडी में कहीं पर भी रंग की बात होगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? पिगमेंट्स। तो खून के अंदर भी आप बताओगे बेटा, क्या खून के अंदर जो प्लाज्मा है उसको पीला रंग किसने दिया? तो लिखो लाइट येलो कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन पिगमेंट। बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट होता है, उसी पिगमेंट की वजह से प्लाज्मा का रंग पीला होता है। अभी दिखाएंगे, रुक तो जाओ। लिखो प्लाज्मा का हल्का पीला रंग बिलीरुबिन पिगमेंट या व्रणक की वजह से होता है, के कारण होता है, के कारण होता है। अब ये बिलीरुबिन आया कहां से? तो बेटा आपने एक ऑर्गन का नाम सुना होगा जिसको हम लीवर कहते हैं, जिसको हम यकृत कहते हैं या जिगर कहते हैं। ये बनाता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कौन बनाता है? लीवर या यकृत या जिगर। ये बना के कहां डाल देता? खून में। खून में प्लाज्मा जाएगा तो कैसा कलर देगा? प्लाज्मा को पीला रंग देगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी को कभी पीलिया हुआ है, जॉइंडिस हुआ है? पीलिया जब होता है तो नाखून पीले पड़ जाते हैं, आंख की ये जो लेयर है व्हाइट वाली है पीली पड़ जाती है, स्किन में पीलापन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जब पीलिया होता है तो उस इंसान में यही पिगमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। बिलीरुबिन अगर एक्सेस हो गया, एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन, यानी कि अगर ये बिलीरुबिन बहुत ज्यादा हो गया
तो एक बीमारी कर देता है, जिस बीमारी को आप जॉइंडिस कहते हैं बेटा। अगर बिलीरुबिन ज्यादा है तो आपके खून में पीलापन ज्यादा है, और खून ही तो हर ऑर्गन्स के पास घूमता रहता है, तो ये खून आंखों में आएगा तो आंखों को पीला कर देगा। नाखूनों के इस हिस्से में अभी दबाओगे तो हल्का सा लाल दिखेगा, पीलिया होगा तो नाखून पीले पड़ जाएंगे, उसके स्किन पीली पड़ जाती है उसकी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस पिगमेंट के ज्यादा होने से पीलिया नामक बीमारी हो जाती है, आप क्या बताओगे? बिलीरुबिन। अरे पीलिया होता है तो कौन सा ऑर्गन खराब हो जाता है? लीवर। तो भाई साहब जब पीलिया होता है तो लीवर खराब हो जाता है, लीवर को पता ही नहीं लगता है कितना बिलीरुबिन बनाऊं, कितनी डिमांड है बिलीरुबिन की, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बिलीरुबिन बना देता है, जिसकी वजह से आंख पीली पड़ना शुरू हो जाती है, नाखून पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और धीरे 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 पूरी स्किन पीली पड़ने लग जाती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है यहाँ से, बताओ तुम बीमार हो रहे हो पीलिए से, एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना है। तो बिलीरुबिन के अंदर लीवर इसीलिए खराब होता है, और जॉइंडिस होता है तो उसका लीवर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, आइए अब अगला। अब आप कह रहे थे मैम प्लाज्मा दिखा दो, है ना, दिखा दिया जाए फिर प्लाज्मा कैसा होता है आपका प्लाज्मा। चलिए मुझे थोड़ा सर्च करने दीजिए। ओहो आ ही नहीं रहा अब तो यहाँ पे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी ना रात के समय ये बोर्ड, अच्छा आ गया था ना, नोटपैड आ गया था ना, आ गया। चलो अभी दिखाते हैं आपको, ब्लड नाम से पीपीटी होनी चाहिए, ये रहे। प्लाज्मा कैसा होता है, तो ये लो भैया देखो, ये रहा आपका खून। खून जिस नली के अंदर होता है उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल फटी तो आपका खून निकला। खून में देखो व्हाइट ब्लड सेल्स, खून में रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये खून की सेल्स हैं। अब ऐसे ही खून में होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा निकले, पीपीटी नहीं लगी क्या यार? चलो कोई ना, नेट से निकाल लेते हैं, गूगल चला लेते हैं, गूगल पे तो मिल ही जाता है, गूगल बाबा तो सब दिखा देता है। ये रहा हमारा प्लाज्मा, ये दिख रहा है, ये वाला फोटो दिख ही रहा होगा, इतना भी छोटा नहीं है, ये दिख रहा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये हमारा खून है इस टेस्ट ट्यूब में, तो 55% में आपको यहाँ पे प्लाज्मा दिखा रखा। ये रहा बेटा 55% में क्या है आपका, ये लाइट येलो कलर का प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या है ये अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो ये आपका 55% में प्लाज्मा है पीला। अब आप कहोगे मैम हमारा कभी चोट लगती है तो खून तो लाल रंग का निकलता है। अरे भाई खून लाल होता है इसलिए आपको लाल रंग का दिखेगा, लेकिन एक मशीन होती है, अगर किसी को प्लाज्मा देना है तो ऐसा थोड़ी है खून बॉडी से प्लाज्मा निकलेगा, खून निकलेगा, खून के अंदर प्लाज्मा घुला हुआ है। तो फिर क्या होता है बेटा, एक मशीन होती है, उस मशीन में खून डालते हैं, है ना, उस मशीन में क्या होता है, वो मशीन छानती है ना, उस मशीन से आरबीसी अलग हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी अलग हो जाएंगे, प्लेटलेट्स अलग हो जाएंगी। जैसे कल मैंने कहा ना मेरे हस्बैंड दे के आए प्लेटलेट्स, तो अगर किसी को प्लेटलेट्स चाहिए तो वो प्लेटलेट्स अलग कर लेता है डॉक्टर, किसी को प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा अलग कर लेगा, बाकी खून वापस बॉडी में डाल देगा। प्लेटलेट्स चाहिए, प्लेटलेट्स अलग कर लेगा, बाकी खून बॉडी में डाल देगा। राइट भाई, जब प्लेटलेट्स चाहिए तो बाकी चीजों का क्या काम है, खून वापस डाल दो इंसान के शरीर में। अगर किसी को सिर्फ क्या चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, तो प्लाज्मा निकाल लिया डॉक्टर ने, बाकी वापस क्या कर देते हैं, बॉडी में डाल देते हैं। राइट, तो ये प्लाज्मा इस कलर का होता है, पीले रंग का, मैंने दिखा दिया है। अब बात करते हैं प्लाज्मा के अंदर होता क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा के घटक, प्लाज्मा में बेटा सबसे ज्यादा होता है वाटर, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पानी होता है, और कितने परसेंट, 92%। एग्जाम में आता है प्लाज्मा में पानी का कंटेंट कितना है, आप कहोगे 92%। डॉक्टर कहते हैं पानी पीते रहो, खूब पानी पियो, दिन में कम से कम 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी खून बनाता है, सही बात है, क्यों बनाता है पानी खून, क्योंकि प्लाज्मा में है, प्लाज्मा क्या है, खून का कंपोनेंट है। नेक्स्ट आप बताओगे प्लाज्मा में होते हैं मिनरल्स एंड आयंस, मिनरल्स प्लस आयंस प्लस ग्लूकोज, ये सारा किस में होता है, 1% में, सिर्फ 1% में। मिनरल्स का मतलब होता है बेटा खनिज तत्व,
खनिज तत्व जैसे प्लाज्मा में होते हैं पोटाशियम आयंस, सोडियम आयंस, साथ में होता है बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट आयंस, ये सब होते हैं बेटा प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, राइट। ग्लूकोज भी होता है। ये सारी चीजें मिला के कितने परसेंट में? 1% में। कितना हो गया? 93। अब बाकी के 7% में होते हैं प्लाज्मा में प्रोटीन्स। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं बेटा, और ये स्टार करके लिखने हैं आपको प्लाज्मा वाली प्रोटीन्स। बस यहीं से आपको समझ में आएगा कि कोविड-19 कोरोना के समय सब लोग प्लाज्मा डोनर क्यों ढूंढ रहे थे, वो इस लाइन से समझ में आएगा। हमारी प्लाज्मा में क्या होती है? प्रोटीन्स। पहले लिखो कौन कौन सी होती है। नंबर 1 पे लिखना आप एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्लाज्मा में नंबर 1 पे कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दूसरा लिखो बेटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ये भी किस में है? हमारे प्लाज्मा में है। और तीसरा लिखो बेटा जो मेन प्रोटीन है उसका नाम लिखो फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन हिंदी में फिब्रिनोजन लिखा जाता है, फिब्रिनोजन लिखा जाता है हिंदी में। नंबर 4 पे लिखो थ्रोम्बीन प्रोटीन। थ्रोम्बीन प्रोटीन, ठीक है, थ्रोम्बीन। और एक और लिख दो, क्या आप लिखोगे? प्रोथ्रोम्बीन। प्रोथ्रोम्बीन, थ्रोम्बीन, फाइब्रिनोजन, है ना, ये सारे क्या हैं? ये सारे होते हैं बेटा, आप बताओगे प्लाज्मा प्रोटीन्स है। ये क्या है? प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन है। प्लाज्मा में कौन कौन सी? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बीन, प्रोथ्रोम्बीन। कितने परसेंट में होती है ये प्रोटीन? होती है 7% में। तो 7 और 1 8 और 92 मतलब 100% प्लाज्मा ऐसा होता है, ऐसा होता है। आगे बात समझ में? यस और नो? हाँ जी मैम। प्लाज्मा दिखेगा कैसा? पीले रंग का। किसकी वजह से? बिलीरुबिन की वजह से। कितना परसेंट होगा खून में? 55%, ठीक है। कौन सी स्टेट में, कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में। प्लाज्मा में पानी 92%, ग्लूकोज मिनरल साइंस 1%, प्रोटीन 7%। चलो हो गया। अब आइए जरा, एग्जामिनर पूछता है कि ये जो प्लाज्मा में प्रोटीन है ये क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो काम करती होंगी। चलिए फिर एक एक करके पढ़ते हैं। एल्ब्यूमिन प्रोटीन काम करता है ऑस्मो रेगुलेशन का। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? आयन, जो हमारे बॉडी में आयंस होते हैं, आयंस बैलेंसिंग का काम करता है। आयन बैलेंसिंग लिखो या मिनरल बैलेंसिंग। अरे आप जानते हो हमारे बॉडी में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब आयंस होते हैं, है ना? होते हैं कि नहीं होते हैं? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सारे आयंस होते हैं। इन आयंस को बैलेंस करके रखना, कम ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। आप जानते हो नमक ज्यादा खाते हो तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है ना? ऐसे ही अगर आप चीनी ज्यादा खाते हो तो आपको डायबिटीज हो जाता है। तो बेटा आयन बैलेंसिंग का काम कौन सा प्रोटीन करता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। और आयन सांद्रता का ये जो हमारे बॉडी का क्या है, संतुलन होता है, उसी को आप ऑस्मो रेगुलेशन कहते हो। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर आयन और खनिज तत्वों की सांद्रता को संतुलन बना के रखने का काम करता है। अब अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऊपर नीचे मतलब आयन इम्बैलेंस हो गए, मतलब कोई ना कोई बीमारी लग गई भैया, ठीक है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का काम करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। अरे मैम, हाँ हाँ याद आया, कोरोना के समय एंटीबॉडीज के बारे में बहुत जिक्र हुआ था। आइए जरा सुनते हैं व्हाट इज एंटीबॉडीज, ध्यान से सुनिएगा। एंटीबॉडीज इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी तंत्र का हिस्सा होती हैं। जब भी हमारे बॉडी में बाहर से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु, कोई विषाणु, कोई इन्फेक्शन, कोई कीटाणु कुछ भी आता है,
अब ये सारे आएंगे, ये दोस्ती करने तो आएंगे नहीं, ये क्या करने आएंगे, बीमारियां करने आएंगे। तो जब भी हमारे शरीर के अंदर बाहर से कोई जीवाणु, कोई विषाणु कुछ भी आता है, तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज वो हथियार हैं जो इन बैक्टीरिया, इन वायरस के खिलाफ लड़ाई करते हैं और उनको मार देते हैं। तो अगर एंटीबॉडीज ना होंगी तो ये वायरस, ये बैक्टीरिया आएंगे हमारे शरीर में और हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना देंगे बेटा। तो एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज हथियार हैं किससे लड़ने के लिए, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु को लड़ती हैं और लड़के उनको मार भी देती हैं, ताकि वो कीटाणु, जीवाणु हमारे शरीर में बीमारी ना कर पाए, है ना। तो बेटा ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर के एक तरीके से इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। अगर एंटीबॉडीज हैं तो कितने वायरस आ जाएं, कितने बैक्टीरिया आ जाएं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज मार गिराती हैं उनको बीमारी नहीं करने देंगी, उनको बीमारी करने नहीं देंगी बेटा। तो इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना कि कोविड, जब कोरोना आया था तो उस समय लोग क्यों कह रहे थे हमें प्लाज्मा डोनर चाहिए, हमें प्लाज्मा डोनर चाहिए। मान लो मेरे बॉडी में कोरोना वायरस आ गया था, बाहर से वायरस आया तो मेरे इम्यून सिस्टम ने पहचाना और मेरा इम्यूनिटी स्ट्रोंग है, मेरी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो मेरे इम्यून सिस्टम ने कमांड दी किसको, ग्लोब्यूलिन को, कि भाई साहब क्या बना दो, एंटीबॉडीज बना दो। तो मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई और इन एंटीबॉडीज ने क्या किया, कोरोना वायरस को मार दिया, खत्म, मैं ठीक हो गई। अब ये एंटीबॉडीज किसमें है, प्लाज्मा में है। अब कोई और बुजुर्ग आदमी था, उसके बॉडी में क्या चली गया, कोरोना वायरस चला गया, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम सही नहीं था, है ना, उसके बॉडी में इम्यून सिस्टम तगड़ा नहीं था, उसका कमजोर था उसका इम्यून सिस्टम। तो उसके इम्यून सिस्टम ने क्या नहीं बनवा पाया, एंटीबॉडी नहीं बनवा पाया। अब एंटीबॉडी नहीं है उसके बॉडी में तो कोरोना वायरस धीरे 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 उसका फेफड़ा, उसका खून सब खराब कर रहा है। अब मेरे पास मौका है कि मैं उस बुजुर्ग आदमी की जान बचा दूं। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच हो रहा है और अगर मेरी नीयत साफ है, मेरे को अच्छे काम करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना प्लाज्मा उसको दे दूंगी, है ना, मैं प्लाज्मा डोनर बन जाऊंगी। तो कैसे, मैं जाऊंगी हॉस्पिटल या प्लाज्मा बैंक और मैं कहूंगी कि मेरा प्लाज्मा निकाल लो। तो वो क्या करेंगे, अगेन खून निकालेंगे, मशीन में डालेंगे, मशीन में प्लाज्मा अलग हो जाएगा, खून मेरा वापस आ जाएगा। अब मेरे प्लाज्मा में क्या थी, एंटीबॉडीज, किसके खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ। तो मेरा प्लाज्मा उस इंसान को चढ़ाया, उस इंसान के प्लाज्मा में भी क्या चलेगी, एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज अब क्या करेंगी, उसके बॉडी में जो वायरस है उसको मार गिराने का काम करेंगी। इसीलिए लोग प्लाज्मा डोनर चिल्ला रहे थे बेटा। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्योंकि प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है बेटा, है ना, आ गई बात समझ में। अब ये जो 3 प्रोटीन ना नीचे वाली, ये तीनों ना मिलके एक ही काम करते हैं। और क्या काम करते हैं, ये तीनों मिलके ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं बेटा। इनका काम होता है ब्लड क्लोटिंग, और ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमाना। ये रक्त का थक्का जमाती है। अब ये रक्त का थक्का क्या होता है, कभी कभी हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है। अब खून थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है निकलना, खून का बहाव बंद हो जाता है, क्योंकि जहां पे चोट लगा था वहां पे ब्लड का क्लोट बनना शुरू हो जाता है। तो ब्लड क्लोटिंग एक केमिकल प्रोसेस होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो क्या करती है, जो खून बाहर निकल रहा होता है, जो ब्लीडिंग हो रही होती है, उसको रोक देती है। तो अगर किसी के बॉडी में ब्लड का क्लोट नहीं बना, इसका मतलब उसका खून तो निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा। जी हाँ मैम, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो हमारे बॉडी में रक्त का बहाव, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। और ब्लड क्लोटिंग कौन करवाता है, ये 3 प्रोटीन। लेकिन सुन लो, इन तीनों में ये वाला मेन प्रोटीन है, इट इज द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग। इसके बिना ब्लड का क्लोट नहीं हो पाएगा। और यकीन मानो एग्जामिनर भी यही कुछ पूछता है
क्या कि कौन सा एक रक्त का थक्का जमाने के लिए मुख्य प्रोटीन है। ये मुख्य प्रोटीन है बेटा, इस प्रोटीन के बिना रक्त का थक्का नहीं जम सकता। कौन सा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, एग्जामिनर पूछता है विच प्रोटीन इज द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का जमाने के लिए मुख्य सहायक प्रोटीन कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। अब मैं आप लोगों से पूछती हूं, मुझे बताओ, नीचे मैं हेडिंग डाल के अगर लिख सकती हूं मैं, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या क्या काम करता है, जरा बताना बेटा। हाँ हाँ जी, लिखिए, प्लाज्मा के काम बताइए क्या क्या करता है। ऊपर लिखे हुए हैं काम, अब तुम लिखा हुआ भी नहीं बता सकते तो फिर क्यों बैठे हो क्लास में। प्लाज्मा के क्या क्या काम, सुनो जरा। प्लाज्मा का पहला काम, इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ ब्लड। इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ ब्लड। यह रक्त के पीएच के मान को क्या करता है? मेंटेन करता है बेटा। यही है जो आपके ब्लड के पीएच को 7.4 करके रख रहा है। लिख दो पहला काम, यह रक्त के पीएच के मान को संतुलित करके रखता है। संतुलित रखता है, संतुलन बना के रखने का काम करता है बेटा। दूसरा लिख दो, ओस्मो रेगुलेशन, मतलब आयन बैलेंसिंग का काम करता है। आयंस बैलेंसिंग का मतलब है यह हमारे शरीर में आयंस और खनिज तत्वों की मात्रा पर संतुलन बना के रखता है। ठीक है मैम। तीसरा लिख दो, एंटीबॉडीज बनाना। प्लाज्मा क्या करता है? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज बनाने का काम। एंटीबॉडीज को कभी कभी हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिरक्षी बनाने में सहायक है या बनाता है। और फोर्थ लिख दो, इट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। तो एग्जामिनर पूछता है प्लाज्मा का कौन सा काम है या कौन सा नहीं है। ये लो, ये प्लाज्मा के मेन काम है बेटा। क्या प्लाज्मा एंटीबॉडी बना सकता है? आप कहोगे यस। क्या प्लाज्मा ब्लड का क्लॉट करवाता है? यस। क्या प्लाज्मा आयन बैलेंसिंग का काम करता है? यस। क्या प्लाज्मा मिनरल्स बैलेंसिंग का काम करता है? यस। क्या प्लाज्मा हमारे बॉडी के खून के पीएच के मान को, हमारे बॉडी का पीएच नहीं, खून के पीएच के मान को क्या करता है? बैलेंस करने का काम करता है। तो प्लाज्मा हमारे बॉडी के लिए, खून के लिए जरूरी है कि नहीं है? है मैम। इसलिए तो प्लाज्मा कितने परसेंट में है? 55% में है। इसीलिए तो 55% में है। आई बात समझ में? तो आज हमने पढ़ा ब्लड में प्लाज्मा। अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। हाँ, मैं नोट्स अपलोड करवा दूंगी बेटा, बोलती हूँ मैं, है ना। हाँ बेटा, आरआरबी जेई के लिए कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ शुभम, दोनों आयंस मिनरल बैलेंसिंग दोनों हो गए हैं वहां पे। प्लाज्मा पदार्थ का एक प्रकार नहीं, पदार्थ की स्टेट होती है, वो प्लाज्मा अलग होती है। मैटर पदार्थ की 5 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी पढ़ी होंगे आपने? सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीईसी एंड प्लाज्मा, वो अलग होता है प्लाज्मा। ठीक है बेटा। हिपैरिन क्या होता है सब आएगा। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा था मेरे से आगे मत चलो। तुम लोग क्या लगता है, तुम लोगों ने हिपैरिन नाम सुना होगा, आपकी मैम ने नहीं सुना होगा? ऐसा है क्या? तुम्हें लगता है जो जीती बायोलॉजी के लिए है ना, वो उसको पता नहीं होगा कि हेपारिन